सेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के, ठीक है, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के जो आप लोगों का ग्राफ वाला प्रश्न है, ठीक है, जो ग्राफ वाला प्रश्न है, जो कॉन्सेप्ट के साथ समझना है वो वाला प्रश्न आज करेंगे। और साथ साथ में इसमें ट्रिक के साथ साथ देखेंगे, ठीक है, यानी ट्रिक के साथ साथ इसको याद करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग का MCQ टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, आप लोग का 40 क्वेश्चन आएगा MCQ टाइप का। तो MCQ टाइप का प्रश्न भी इसी वीडियो में आप लोग का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ग्राफ वाला प्रश्न देखते हैं, ट्रिक के साथ साथ MCQ भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है 1 नंबर प्रश्न क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र, जिसको यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहा जाता है, इसलिए PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तु या सेवा को उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र दो संयोगों को, ठीक है, उन दो वस्तुओं या दो सेवाओं के बीच में उन सभी संयोगों को बताता है जिससे अधिकतम उत्पादन हो सकता है, ठीक है, उसको कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र का ग्राफ देख लेते हैं। इसी ग्राफ से बहुत सारा MCQ टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इधर है X अक्ष, इधर है Y अक्ष। इधर X अक्ष में यहाँ पर लिए गेहूं की मात्रा और Y अक्ष में लिए मशीन, ठीक है, दो वस्तु लिए। तो दो वस्तु के बीच में देखिए ग्राफ इस तरह का बन रहा है। जब पहली वस्तु की इकाई ले रहे हैं 50 तो दूसरी वस्तु की इकाई ले रहे हैं 1। जब पहली वस्तु की इकाई थोड़ी घटा दे रहे हैं 45 तो दूसरी वस्तु की इकाई बढ़ रहा है 2। देखिए 45 2 में 45 यहाँ पर 2 में आ रहा है, फिर 35 यहाँ पर 2 में आ रहा है, फिर 20 यहाँ पर 3 में आ जाएगा। जैसे जैसे मशीन की इकाई को घटा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर गेहूं की इकाई बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए उत्पादन संभावना वक्र का आकार किस तरह होता है? जैसे ये जीरो क्या है? जीरो यहाँ पर मूल बिंदु है। तो ये जैसे आप लोग उत्तल एवं अवतल पढ़ चुके हैं, जैसे कि अवतल आकार का किस तरह का होता है? अवतल इस तरह का आकार होता है, इस तरह अवतल, ठीक है। अवतल का आकार देखिए इस तरह का है मूल बिंदु की ओर। तो ये क्या है? मूल बिंदु की ओर अवतल है, अवतल यानी नतोदर है, ठीक है। ये है उत्पादन संभावना वक्र। एक होता है तटस्थता वक्र जिसका आकार इस तरह का होता है, वो भी देखेंगे बाद में। पहले देख लेते हैं उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। ये हुआ उत्पादन संभावना वक्र। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। देखिए उत्पादन संभावना वक्र जैसे यहाँ पर क्या है? AB है, यहाँ पर ये पूरा क्या है? ये क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। ये इधर क्या है? बाएं साइड, इधर है दाएं साइड, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है? उत्पादन संभावना मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी अवतल होता है। जैसे अभी समझिए मूल बिंदु की ओर क्या है? ये अवतल है, नतोदर है। जैसे मूल बिंदु है, मूल बिंदु की ओर क्या है? अवतल है, ठीक है। अगला देखिए उत्पादन संभावना वक्र को रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र को रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल सीमांत अवसर लागत का होता है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल सीमांत अवसर लागत होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए सीमांत अवसर लागत क्या होता है कि Y वस्तु की छोड़ी गई मात्रा डिवाइड X वस्तु की प्राप्त की गई मात्रा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या, जैसे यहाँ पर जब 50 पहले 50 थी तो उत्पादन कितना हो रहा है? यहाँ पर 4 हो रहा था। जब 45 हुई तो यहाँ पर उत्पादन कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पर घट रहा है तो जैसे यहाँ पर घट रहा है इधर उत्पादन संभावना वक्र बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है उत्पादन संभावना वक्र। अब देखेंगे उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र। उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र क्या है? जिसमें इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है, IC, ठीक है। तो उदासीनता वक्र दो वस्तु के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है, ठीक है। उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। और जब यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र अधिकतम उत्पादन करता है, ठीक है। उत्पादन संभावना देखिए उत्पादन, तो उत्पादन से क्या हो जाएगा? अधिकतम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन, ठीक है, अधिकतम उत्पादन। और जब तटस्थता वक्र आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तटस्थता वक्र में समान संतुष्टि या उदासीनता वक्र में समान संतुष्टि होगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरह का होता है? जैसे कि यहाँ पर है, इधर है X अक्ष, ठीक है, इधर है X अक्ष, इधर है Y अक्ष, ठीक है। X अक्ष में एक वस्तु X वस्तु है और Y अक्ष में वस्तु Y है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो वक्र होता है इस तरह का वक्र होता है, सभी बिंदु पर समान संतुष्टि। देखिए सभी बिंदु पर 8 इकाई प्राप्त हो रहा है, 8 इकाई प्राप्त हो रही है, ठीक है। जैसे कि पहले स्थिति जब A तो Y वस्तु की 7 इकाई ले रहे, X वस्तु की 1 इकाई यानी 1 + 7 8। दूसरी B स्थिति X वस्तु की 2 इकाई, Y वस्तु की 6 इकाई 8। तीसरी स्थिति में देखिए X वस्तु की 3 इकाई, Y वस्तु की 5 इकाई यानी 8। चौथाई से D में देखिए X वस्तु की 4 इकाई, Y वस्तु की 4 इकाई 8, यानी सभी बिंदु पर यहाँ पर समान संतुष्टि देते हैं। तो देखिए सब में इसलिए 8 8 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, ठीक है। यह उत्पादन संभावना वक्र। इससे संबंधित अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए उदासीनता वक्र भी बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। देखिए यहाँ पर उदासीनता वक्र भी इधर क्या है? बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है।
और आगे क्या है, अर्थात यह औदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। जब बाएं से दाएं गिर रहा है तो क्या है, ऋणात्मक ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन उदासीनता वक्र का वक्र मूल बिंदु पर उन्नत दर उत्तल होता है, ठीक है। उदासीनता वक्र देखिए ये क्या है, मूल बिंदु है, और मूल बिंदु की तरह इस तरह का ग्राफ बन रहा है, तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है, तो मूल बिंदु की क्या है, उत्तल है, उन्नत दर है, ठीक है। और जो हम लोग उत्पादन संभावना वक्र देखिए उसका ग्राफ इस तरह का होता है, मूल बिंदु की ओर अवतल होता है, नत दर होता है। और उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर ये उन्नत दर यानी उत्तल होता है, ठीक है। और उदासीनता वक्र का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है, ठीक है। उदासीनता वक्र का ढाल सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या होती है, अवसर लागत। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल अवसर लागत होता है, ठीक है। क्लियर हो गया उदासीनता वक्र और यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। अब अगला देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है कि सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच संबंध क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता देख चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे तो वाला देख लीजिएगा आप लोग। इस वीडियो में हम सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के बीच के संबंध को देखेंगे। देखिए इस तरह का है, यहाँ पर एक्स अक्ष है इधर और इधर है वाई अक्ष में, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी। तो देखिए जब सीमांत उपयोगिता यहाँ पर जब धनात्मक में है तब कुल उपयोगिता यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब सीमांत उपयोगिता जीरो है तो कुल उपयोगिता यहाँ पर देखिए महत्तम हो रहा है, महत्तम बिंदु पर आ रहा है। और इधर देखिए सीमांत उपयोगिता नेगेटिव में चला जाएगा, ऋणात्मक में, तो कुल उपयोगिता घटेगी। यानी 3 स्थिति बनेगी, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक तो कुल उपयोगिता बढ़ेगी, जब सीमांत उपयोगिता जीरो तो कुल उपयोगिता अधिकतम, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक तो कुल उपयोगिता घटती है, ठीक है। इसको लिख भी दिया यहाँ पर स्थिति 3 स्थिति, जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता धनात्मक तब टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता बढ़ती है, जब सीमांत उपयोगिता जीरो तो कुल उपयोगिता अधिकतम, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक तो कुल उपयोगिता घटती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि उपभोक्ता संतुलन के शर्तों को लिखिए। तो उपभोक्ता संतुलन के 2 शर्तें हैं। देखिए सबसे पहले ग्राफ से समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे कि इधर एक्स अक्ष है, इधर है वाई अक्ष, ये क्या है, बजट रेखा है, ये क्या है, तटस्थता वक्र है। तो 2 शर्त क्या है, ये पहली शर्त ये है कि बजट रेखा एक कीमत रेखा, ये जो तटस्थता वक्र है इसको टच करेगा, इसको छुएगा, ठीक है। दूसरा शर्त ये है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। देखिए इधर मूल बिंदु है और मूल बिंदु के लिए उत्तल है। तो 2 उत्पादन संभावना वक्र की यही 2 शर्त है। पहली शर्त है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा या बजट रेखा को स्पर्श करेगा, टच करेगा। स्पर्श बिंदु को उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर यानी उत्तल होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे 5 नंबर क्या, मांग वक्र क्या है। देखिए मांग क्या है, मांग वक्र क्या है, कीमत एवं वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को बताता है मांग वक्र, ठीक है। तो मांग वक्र क्या है, मांग वक्र वह वक्र जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मांग वक्र है, इधर है एक्स अक्ष, इधर है वाई अक्ष। एक्स अक्ष में मांगी गई मात्रा ली है और वाई अक्ष में कीमत ली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे वस्तु की कीमत घट रही है मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। जब 50 है तब इसकी देखिए तो मांगी गई मात्रा कितना है, यहाँ पर 5 है। जब यहाँ पर 40 है तो मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। जब 30 है कीमत तो मांगी गई मात्रा 15 है। जब 20 है तो मांगी गई मात्रा यहाँ पर 20 है। तो इस तरह जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे मांगी गई मात्रा बढ़ रही है। यानी मांग वक्र कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को बताता है, ठीक है। इससे संबंधित भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है जो कि देख लेते हैं। मांग वक्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पहला है कि मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जैसे मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। दूसरा मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है दोनों में, क्योंकि विपरीत संबंध है। जब कीमत बढ़ रहा है तो मात्रा डिमांड घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, जब प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है, दोनों में ऋणात्मक संबंध है, इसलिए इसका ढाल ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर है कि मांग का विस्तार क्या है। मांग का विस्तार कब है, जब कीमत में कमी होगी तो वस्तु लोग अधिक से अधिक मात्रा में उस वस्तु को खरीदेगी, यानी मांग का क्या होगा, विस्तार होगा। तो मांग का विस्तार क्या है, अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तब उपभोक्ता अपने उस मांग वक्र, यहाँ पर वक्र होगा, ठीक है, उस मांग वक्र पर दाएं या नीचे की ओर स्थानांतरित होती है। इस स्थिति को मांग का विस्तार ही कहते हैं, ठीक है। इसको ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्राफ है, इधर है एक्स अक्ष, यहाँ पर है वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ पर जब देखिए वाई अक्ष में कीमत दिया गया है, एक्स अक्ष में मांगी गई मात्रा दिया गया है, ठीक है। जब वस्तु की कीमत यहाँ पर 5 है तो मांगी गई मात्रा कितना है, 10। जब कीमत घटकर 3 हो गई तो मांगी गई मात्रा कितना है, 20। तो जैसे देखिए यहाँ पर कीमत बढ़ रहा है, मात्रा यहाँ पर बढ़ रहा है। तो देखिए मांग पहले मांग कहाँ पाता है, ए बिंदु पर, फिर मांग कहाँ क्या रहा है, बी बिंदु पर, यानी यहाँ पर आ गए, यानी क्या हुआ, मांग का विस्तार। तो ये क्या हुआ, मांग का विस्तार, ठीक है। अब देखेंगे मांग का संकुचन। मांग का संकुचन में क्या होगा कि कीमत अधिक होने पर उस वस्तु की कम डिमांड करेगा, उस वस्तु को कम खरीदेगा, ठीक है। तो मांग का संकुचन क्या है, अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाने के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर बाएं या ऊपर की ओर स्थानांतरित होते हैं। इस स्थिति को मांग का संकुचन कहते हैं, ठीक है। मांग का संकुचन देख लेते हैं। देखिए जब कीमत 3 रुपया थी तो मांगी गई मात्रा 20 थी,
जब कीमत बढ़ के 5 होगी तो मांगे की मात्रा घट गई 10। तो पहले कहा था ए बिंदु पर, फिर कहा है बी बिंदु पर, यानी मांगे की मात्रा क्या हुआ, ऊपर की ओर हो गया, ठीक है, यानी मांग में संकुचन हो गया। जब मांग में विस्तार होगा तो यहाँ पर ये नीचे की ओर होगा, और जब मांग का संकुचन होगा तो ये ऊपर की ओर होगा, ठीक है, मांग वक्र। तो ये होगा मांग का संकुचन। अब देखेंगे मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि एक तरह की, देखिए मांग में वृद्धि क्या होता है कि कीमत के अलावा अन्य कारक अगर प्रभावित करते हैं तो उसकी मांग वक्र बदल जाती है। इसमें मांग में वृद्धि में मांग वक्र बदल जाती है। जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से उसकी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं, ठीक है। ये क्या आते हैं, मांग में वृद्धि। जैसे अन्य कारकों में कीमत के अलावा, वस्तु की कीमत के अलावा अगर मान लेते कि लोगों की आय बढ़ गई, आय में वृद्धि होगी तो लोगों के पास इनकम आ गया तो वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु की मांग करेगी। अगर लोगों की रुचि बदल गया तो यानी इंटरेस्ट बदल गया तो उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदेगी। यानी कीमत के अलावा अन्य कारक जो कम प्रभावित करते हैं उसके कारण जो मतलब यहाँ पर मात्रा में वृद्धि होती है उसे कहते हैं मांग में वृद्धि। तो इस स्थिति में मांग वक्र का बाएं से दाएं ओर स्थानांतरित होती है, ठीक है। यहाँ पर मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर स्थानांतरित हो जाती है। अभी देखेंगे ग्राफ से, यह मांग वक्र का ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है, ठीक है। देखिए इसको ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक्स अक्ष है, यहाँ पर वाई अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष में मांगी की मात्रा है, वाई अक्ष में कीमत है, ठीक है। देखिए पहले जब वस्तु की कीमत 10 थी तो मांगी की मात्रा यहाँ पर 5 थी, लेकिन कीमत यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, कीमत 10 ही है। देखिए यहाँ पर कीमत 10 ही है, लेकिन मांगी की मात्रा में वृद्धि गई, 10 हो गया। तो पहले मांग वक्र इस तरह का था, अब मांग वक्र ये हो गया, तो मांग वक्र में क्या हुआ, वृद्धि हो गया, ठीक है। देखिए मांग में विस्तार में मांग वक्र नहीं बदलता है, लेकिन मांग वक्र में, मांग में वृद्धि में मांग वक्र में बदल जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे अंतर दोनों में। जैसे कि अगला है कि मांग में कमी। तो मांग में कमी क्या है कि कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जो प्रभावित करते हैं तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में जब कमी होती है उसे कहते हैं मांग में कमी। जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किन्हीं अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। इस स्थिति में मांग वक्र दाएं से बाएं स्थानांतरित हो जाता है। जैसे पहले इस तरह का होता है, फिर इधर आ जाता है, दाएं से बाएं की ओर स्थिति हो जाती है, ठीक है। अथवा मांग वक्र नीचे की ओर स्थानांतरित होती है मांग में कमी में, ठीक है। देखिए अब ग्राफ से समझते हैं। जैसे कि इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में मांगी की मात्रा है, वाई अक्ष में कीमत है, ठीक है। देखिए जब वस्तु की कीमत 10 थी तो पहले मांगी की मात्रा यहाँ पर 10 थी, फिर दूसरी स्थिति आई है कीमत 10 ही है, मांगे की मात्रा 5 आ गई। देखिए मांग वक्र इधर से इधर आ गया, यानी दाएं से बाएं की ओर आ गई, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ गई मांग वक्र, ठीक है। ये हुआ मांग में कमी। अब देखेंगे यहाँ पर कि मांग में विस्तार तथा मांग में वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, या इसको अंतर में भी दे सकते हैं 3 नंबर वाला, ठीक है, कि मांग में विस्तार तथा मांग में वृद्धि में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर ही है। देखिए मांग का विस्तार केवल कीमत में कमी के कारण होता है, ठीक है। केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की मांग में वृद्धि होती है मांग का विस्तार में, लेकिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है। लेकिन मांग में वृद्धि क्या होती है, कीमत के अलावा अन्य कारक, जैसे अगर लोगों की आय में वृद्धि हो जाएगी, लोगों की रुचि में परिवर्तन हो जाएगी तो अन्य घटों के कारण वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, ठीक है। ये हुआ मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर। दूसरा है मांग का विस्तार में मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर संचालन होता है, ठीक है। जैसे कि मांग का विस्तार हम लोग देखिए इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर संचालन होता है मांग वक्र में, ठीक है। आज जबकि मांग में वृद्धि क्या है तो मांग वक्र दाईं या ऊपर की ओर होती है। मांग वक्र पहले यहाँ थी फिर ऊपर की होगी, मांग वक्र दाईं या ऊपर की ओर होती है, ठीक है। मांग का विस्तार में मांग वक्र नहीं बदलता है, जैसे कि पहले मांग वक्र ये था कि बाद में भी मांग वक्र वही आया, लेकिन मांग में वृद्धि में मांग वक्र बदल जाता है। जैसे कि पहले मांग वक्र इस तरह था, पहले मांग वक्र इस तरह का आ गया, यानी मांग में वृद्धि में मांग वक्र बदल जाता है, ठीक है। अगला है 11 नंबर की मांग में संकुचन एवं मांग में कमी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, या मांग के संकुचन एवं मांग में कमी में अंतर, इसके में ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी अंतर उसी तरह का है कि मांग का संकुचन में कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है, जबकि मांग में कमी में कीमत के अलावा अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में कमी आ जाती है, ठीक है। दूसरा यह है कि मांग का संकुचन में मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर संचालन होता है, ठीक है। जैसे कि मांग संकुचन क्या देखिए कि नीचे से ऊपर की ओर संचालन होता है, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन मांग में कमी क्या होता है, मांग में कमी क्या होता है कि बाएं से दाएं की ओर आती है मांग में कमी में, ठीक है। अगला है कि मांग का संकुचन में मांग वक्र नहीं बदलता है। जैसे मांग का संकुचन किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, मांग वक्र यहाँ पर नहीं बदलता है। लेकिन मांग में कमी में मांग वक्र बदल जाता है, जैसे कि पहले यहाँ पर मांग वक्र ये था फिर बाद में ये आ गया, मांग वक्र बदल जाता है, ठीक है। ये था मांग का संकुचन और मांग में कमी में अंतर। अब अगला देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि मांग की लोच क्या है। जैसे कि मांग की लोच हमने पिछले बार वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे मांग की लोच के प्रकार। तो मांग की लोच की 5 प्रकार होती है। जैसे कि जब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच जब 1 से अधिक होती है तो सापेक्ष लोचदार मांग होती है, ठीक है। दूसरी स्थिति जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई बराबर 1 से कम होती है तो सापेक्ष बेलोचदार मांग होती है, ठीक है। तीसरी स्थिति देखेंगे जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1, यानी ई बराबर 1 होगा तो इकाई लोचदार मांग होगा, ठीक है। 4 नंबर होगा कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ई बराबर 0 होगा तो पूर्ण बेलोचदार मांग होगा, ठीक है। 5 नंबर स्थिति देखेंगे जब ई बराबर इन्फिनेटिव अनंत होगा तो पूर्ण लोचदार मांग होगा, ठीक है। ये होता है मांग की 5 तरह की। यहाँ पर देखिए
इसको ग्राफ से भी दिखेंगे। देखिए इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में मात्रा दिया गया है, वाई अक्ष में कीमत दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पहले मांग की लोच ई बराबर इन्फिनिटिव, ये ऑब्जेक्टिव में भी देख सकते हैं। जब वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो मांग की लोच कैसी होती है, तो मांग की लोच अनंत होती है। अनंत यानी पूर्ण लोचदार होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब एक्स अक्ष के समांतर है तो ई बराबर कितना है, 0। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव दे सकता है जब मांग की लोच एक्स अक्ष के समांतर है तो कैसी होती है, तो मांग की लोच 0 होती है। 0 यानी पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ई बराबर 1 से कम होता है, यहाँ पर ई बराबर इकाई के बराबर होता है जब बीचों बीच से काटता है मध्य बिंदु से, ठीक है। जब ई बराबर यहाँ पर 1 से कम होते हैं, ठीक है। इस तरह का ग्राफ इसका होता है। देखिए इसको एमसीक्यू में देख सकते हैं, जैसे कि अभी बात किए कि पूर्ण बेलोचदार की स्थिति में मांग की लोच वाई अक्ष के समांतर होती है। देखिए पूर्ण बेलोचदार की स्थिति में वाई बराबर क्या, ई बराबर क्या होता है, 0 होता है, यानी वाई अक्ष के समांतर होते हैं। और पूर्ण लोचदार की स्थिति में मांग की लोच एक्स अक्ष के समांतर होते हैं। जैसे इस तरह का ई बराबर यहाँ पर इन्फिनिट में देखिए एक्स अक्ष के समांतर होते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर की मांग की लोच को मापने की विधि से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह का दे सकता है। यहाँ पर देखिए मांग की लोच की मापने की विधि में इस तरह का ग्राफ होता है। यहाँ पर एक्स अक्ष है, यहाँ पर वाई अक्ष है। जब मध्य बिंदु में होती है तब ई बराबर 1 होता है, ठीक है। ई बराबर 1 होता है। जब यहाँ पर एक्स अक्ष में होता है तो ई बराबर 0 होता है। जब वाई अक्ष में होता है तो ई बराबर इन्फिनिटिव होता है। यहाँ पर मध्य बिंदु से ऊपर की ओर ई बराबर 1 से अधिक होती है, मध्य बिंदु से नीचे की ओर ई बराबर 1 से कम होती है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये बन सकता है, जब मांग की लोच एक्स अक्ष पर होती है तो मांग की लोच 0 के बराबर होती है। यहाँ पर एक्स अक्ष पर होती है तो मांग की लोच यहाँ पर 0 है। उसके बाद जब मांग की लोच वाई अक्ष पर होती है तो मांग की लोच अनंत होती है, ठीक है। उसके बाद जब मांग की लोच मध्य बिंदु से होकर गुजरती है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, ई बराबर 1 होती है, ठीक है। अगला देखते हैं औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट क्या है। तो एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी, ठीक है। ये होता है औसत लागत। इसकी ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्राफ वाला देखिए। औसत लागत क्या, देखिए इधर है आउटपुट, इधर है प्राइस, तो औसत लागत के आकार इस तरह का होता है, ठीक है। यू आकार की औसत लागत के आकार होती है, ठीक है। औसत लागत के आकार यू आकार की होती है, ठीक है। अतः औसत लागत का आकार यू आकार का होता है। अब देखेंगे औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए औसत स्थिर लागत का आकार इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। यहाँ पर देखिए एक आयत बन रहा है, यानी आयताकार अतिपरवलय होता है, ठीक है। तो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या आ सकता है कि औसत स्थिर लागत का आकार आयताकार अतिपरवलय होता है। औसत स्थिर लागत बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाएं से दाएं, इधर बाएं है, इधर दाएं है, बाएं से दाएं नीचे गिर रहा है। अगला है कि आरंभिक अवस्था में औसत स्थिर लागत वक्र अधिक तेजी से गिरता है और उसके बाद कम तेजी से। देखिए औसत स्थिर लागत के ग्राफ देखिए, पहले यह बहुत तेजी से गति से गिर रहा है, फिर धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभ में अधिक तेजी से गिरता है, उसके बाद कम तेजी से, ठीक है। यहाँ पर अगला है कि औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वक्र कभी अक्ष को नहीं छूता, ठीक है। मतलब ये जो अक्ष है ये अक्ष को कभी नहीं छूता, यानी ये वाई अक्ष ये एक्स अक्ष को कभी नहीं छूता, ठीक है। जिसके कारण ए एफ सी का आकार आयताकार अतिपरवलय के समान होता है। अगला है औसत स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ए एफ सी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर क्या कि औसत परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत एवं उसकी उत्पाद की भागफल होता है, ठीक है। तो औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत एवं उत्पाद की मात्रा का भागफल होता है, अर्थात एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड क्वांटिटी, ठीक है। तो अब ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे कि अब ग्राफ है, इधर क्या है एक्स अक्ष है, इधर है वाई अक्ष, ठीक है। इसका औसत परिवर्तनशील लागत का आकार इस तरह का होता है, यू आकार का, ठीक है। किस तरह का होता है, यू आकार का, ठीक है। अब देखेंगे औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। औसत उत्पाद देखेंगे तो देखिए औसत उत्पाद क्या है, टोटल प्रोडक्ट उसकी डिवाइड उसकी क्वांटिटी। तो औसत उत्पाद का आकार उल्टा यू आकार का होता है, ठीक है। इस तरह का उल्टा यू आकार का होता है। तो इससे संबंधित देखिए ऑब्जेक्टिव में आप लोग को देता है तो आप लोग को मतलब कन्फ्यूज हो जाता है हम लोगों को कि क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि औसत लागत का आकार यू आकार का होता है। औसत लागत का आकार किस तरह का होता है, यू आकार का। औसत स्थिर लागत का आकार आयताकार अतिपरवलय होता है, जैसे कि आप लोग हम देखिए। औसत परिवर्तनशील लागत का आकार भी यू आकार का होता है, लेकिन औसत उत्पाद का आकार उल्टा यू आकार का होता है, इस तरह का होता है, उल्टा यू आकार का होता है, ठीक है। अब देखेंगे 18 नंबर है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्र। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आगम वक्र किस तरह का होता है, ठीक है। जैसे कि इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम, ठीक है। इस तरह का होता है, ये एक्स अक्ष के समांतर होते हैं, ठीक है। तो इससे भी संबंधित आ सकते हैं कुछ प्रश्न कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम तथा सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम तथा सीमांत आगम दोनों एक्स अक्ष के समांतर होते हैं, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होते हैं, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होती है और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक्स अक्ष के समांतर होते हैं, दोनों एक्स अक्ष के समांतर होते हैं, ठीक है। ये सब याद रखें, ठीक है। अगला है 19 नंबर की एकाधिकार में आगम वक्र। तो एकाधिकार में आगम वक्र किस तरह का होता है, देखिए इस तरह का होता है। यहाँ पर एक्स अक्ष होता है, इधर वाई अक्ष होता है। पहले यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू होता है यानी सीमांत आगम, फिर होता है एवरेज आगम यानी औसत आगम, ठीक है।
यहाँ पर देखिए कि एकाधिकार में सीमांत आगम में कमी की दर औसत आगम में कमी की दर से अधिक होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीमांत आगम में कमी की दर औसत आगम की कमी की दर से अधिक हो रही है। ठीक है, हालांकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम और मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम की वक्र की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म के संतुलन का आवश्यक 2 शर्त क्या है। तो 2 शर्त ये है कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू एक शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि संतुलन बिंदु पर जब देखिए इस तरह का ग्राफ बनता है और संतुलन बिंदु पर जो मार्जिनल कॉस्ट होता है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटा है। ठीक है, यहाँ पर नीचे से काटती है। ठीक है, तो संतुलन के बिंदु पर सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटे। ठीक है, इसको ग्राफ से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ है, यहाँ पर एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में आउटपुट है, वाई अक्ष में आगम या लागत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एवरेज रेवेन्यू है जो कि मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट यानी यहाँ पर सीमांत लागत है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बिंदु पर एम आर बराबर एम सी बन रहा है। E1 पर भी एम आर बराबर एम सी बन रहा है, E2 में भी एम आर बराबर एम सी बन रहा है। लेकिन इसमें देखना यह है कि एम सी यानी सीमांत लागत नीचे से काटना चाहिए। देखिए यहाँ पर सीमांत लागत ऊपर से काट रहा है तो यहाँ पर संतुलन नहीं होगा। लेकिन E2 बिंदु पर देखिए सीमांत लागत नीचे से काट रहा है, नीचे से काट रहा है तो संतुलन E2 बिंदु पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादक E2 बिंदु पर संतुलन होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं 21 नंबर की पूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर्व क्या है। सप्लाई कर्व को देख लेते हैं। देखिए पूर्ति वक्र कीमत में मात्रा के बीच में संबंध बताता है। किस तरह का होता है, जैसे कि इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में मात्रा है, वाई अक्ष में कीमत है। तो पूर्ति क्या है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है उससे पूर्ति बढ़ती है। जैसे कीमत 4 है तो 2 है, फिर कीमत 5, कीमत में वृद्धि हुई, मात्रा में भी वृद्धि हुई। कीमत में 6 से 7 में वृद्धि हुई, मात्रा में भी वृद्धि हुई। कीमत में वृद्धि हुई तो इधर मात्रा में वृद्धि हुई। यानी पूर्ति वक्र के ग्राफ इस तरह का होता है, इस तरह का, यानी ऊपर से नीचे की ओर या कह सकते हैं बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर। पूर्ति वक्र का आकार नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कि पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है। जैसे कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर हो रहा है। पूर्ति वक्र में कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध यानी जब कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, कीमत घट रही है तो पूर्ति भी घट रही है। पूर्ति वक्र का ढाल ऊपर की ओर होता है क्योंकि पूर्ति मात्रा तथा कीमत में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, ये होगा पूर्ति का वक्र। अब देखेंगे अगला कि पूर्ति का विस्तार क्या है। जैसे कि हम लोग पिछले में देखे कि मांग का विस्तार, उसी तरह देखेंगे पूर्ति का विस्तार। तो पूर्ति का विस्तार क्या है कि कीमत में बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति जब बढ़ जाती है तो उसको कहेंगे पूर्ति का विस्तार। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है तो इस बढ़ती हुई पूर्ति को पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। ठीक है, इसको ग्राफ से भी देखेंगे हम लोग। जैसे कि इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। ठीक है, इधर कीमत है, इधर मात्रा है। तो देखिए जब कीमत 10 है तो पूर्ति की मात्रा 1 है। इधर देखिए जब कीमत 50 है तो पूर्ति की मात्रा इधर 5 है। तो यानी पूर्ति में क्या हुआ, विस्तार हुआ, पूर्ति का विस्तार हुआ। तो पूर्ति का विस्तार हुआ, तो ये क्या है, पूर्ति का विस्तार। अब देखेंगे यहाँ पर 23 नंबर की पूर्ति का संकुचन क्या है। तो देखिए पूर्ति का संकुचन क्या होता है कि अब कीमत में कमी के कारण उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत के कम होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो पूर्ति में होने वाले कमी को पूर्ति का संकुचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूर्ति की कमी होगी। जब यहाँ पर कीमत थी 50 तो पूर्ति कितना थी, 5 थी। जब यहाँ पर कीमत घट कर 10 हो गया तो पूर्ति 1 हो गया, यानी पूर्ति में क्या होगी, कमी हो गया। तो इसको कहेंगे पूर्ति का संकुचन। ठीक है, यह है पूर्ति का संकुचन। अब अगला देखेंगे कि पूर्ति में वृद्धि क्या है। ठीक है, पूर्ति में वृद्धि क्या है, तो पूर्ति में वृद्धि जब कीमत के अलावा अन्य कारक जब वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, अन्य कारणों से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसको कहेंगे पूर्ति की वृद्धि। ठीक है, जब वस्तु की कीमत के अलावा, यहाँ पर एक सेकंड, जब वस्तु की कीमत के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। देखिए यहाँ पर कीमत है पहले 3, पहले कीमत है 3 तो पूर्ति कितना है यहाँ पर, पहले पूर्ति यहाँ पर 3, जब फिर कीमत है 3 तो पूर्ति बढ़ के यहाँ पर कितना होगी, 4 होगी। कीमत उतना ही है लेकिन पूर्ति बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ति में वृद्धि। इसमें पूर्ति वक्र बदलता है, जैसे पहले पूर्ति वक्र SS है, फिर पूर्ति वक्र S1 हो गया। इसमें यानी पूर्ति वक्र ऊपर से नीचे की ओर होता है या बाएं से दाएं की ओर होता है। ठीक है, पूर्ति वक्र पूर्ति में वृद्धि में। ठीक है, अब देखेंगे पूर्ति में कमी। पूर्ति में कमी क्या है कि वस्तु की कीमत समान रहने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है तो इसे पूर्ति में कमी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कीमत समान रहेगी। देखिए यहाँ पर कीमत समान है। देखिए पहले पूर्ति कितना है 3, फिर पूर्ति घट के 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए पूर्ति पहले थी, पूर्ति वक्र थी SS, फिर पूर्ति वक्र हो गया S1। ठीक है, यानी पूर्ति वक्र में यहाँ पर वृद्धि हुई। ठीक है, पूर्ति वक्र में इधर कमी हुई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है तो ये क्या है, पूर्ति में कमी। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखिए कि मांग का विस्तार तथा मांग में वृद्धि में क्या अंतर है, उसी तरह पूर्ति का विस्तार तथा पूर्ति में वृद्धि में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, जैसे कि पूर्ति का विस्तार में मांग वक्र पूर्ति वक्र नहीं बदलता है और पूर्ति में वृद्धि में जैसे कि पूर्ति वक्र बदल जाता है। तो ये पहले अंतर दे सकते हैं। उस तरह जैसे कि पूर्ति का विस्तार में क्या होता है,
का विस्तार में ये होता है कि जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, लेकिन पूर्ति में वृद्धि में क्या होता है, जब कीमत समान रहने पर भी पूर्ति बढ़ती है। ठीक है, पूर्ति का संकुचन भी और पूर्ति में कमी में अंतर में भी उसी तरह का हो सकता है। तो आप लोग 26 और 27 वाला ये वाला प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो ये हुआ आप लोग का ग्राफ वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न का संपूर्ण वीडियो। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है उससे कुल मिलाकर हम लोग 90 वीडियो कर चुके 2 वीडियो में। पहला वीडियो में हम लोग 40 का माइक्रो इकोनॉमिक्स किया। ठीक है, अति लघुत्तरीय। दूसरा वीडियो में हम लोग 50 का मैक्रो इकोनॉमिक्स किए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 90 प्रश्न उत्तर किए और 20 हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर किए। पहला वीडियो में 10 किए और दूसरा वीडियो में 10 किए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसके बाद मैथ वाला प्रश्न करेंगे, यानी गणित वाला। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।